नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं जिला रायपुर छत्तीसगढ़ में जोगिंदर सिंह जी के फार्म पर, जो पिछले 1 साल से ये गोट फार्म कर रहे हैं और सोजत नस्ल पर काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर। सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना और अपने फार्म का एक छोटा सा परिचय दें। थैंक यू डॉक्टर साहब, आप मेरे लिए अपना कीमती समय निकाल कर बहुत दूर से आए मेरे फार्म विजिट करने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जोगिंदर सिंह मनहरे और रायपुर छत्तीसगढ़ से मैं 1 साल से गोट फार्मिंग कर रहा हूँ सोजत ब्रीड पे। आपकी एजुकेशन क्या है? मेरी एजुकेशन, मैं डिप्लोमा एनिमल हस्बेंड्री से पास आउट हूँ। तो आप कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा ले रहे हैं जो आपने बकरी पालन किया हुआ है, क्योंकि नॉलेज तो आपको है एनिमल्स के बारे में। जब आपने शुरू किया था, विचार कैसे आया गोट फार्मिंग का? लगा कि गोट फार्मिंग में कुछ बेनिफिट है जी। पहले मैं सोचा डेयरी पर्पस में जाऊं। डेयरी में देखा मैन पावर की बहुत ज़रूरत है। बकरी पालन में एक ऐसा चीज़ है कम लागत में अधिक आय। जी। इसी कारण इस लाइन पे मैं आया हूँ। आपके पास जो ब्रीड है, कौन सी ब्रीड है? मेरे पास अभी सोजत और पतीरा है। तो सोजत और पतीरा चुनने की क्या वजह रही? अभी सोजत और पतीरा एक है कि ये बहुत खूबसूरत जानवर है जी। हमेशा 2 बच्चे देती है जी। और बहुत इसका शाइनिंग क्वालिटी। जी। और मार्केट में हम मानते हैं इसको थोड़ा सा टाइम लगता है सेलिंग में। उसके बाद जैसे ही तैयार हुआ तो एक बच्चा 12 से 13 हज़ार के एवरेज में बिक जाता है। जी। जिससे हमें मुनाफा होगा, क्योंकि बच्चे में हम कुछ खर्चा किए नहीं, वो बस मिल्किंग ही की है, फीडिंग ही की है। जी। जिससे कि हमें उसमें पैसा अधिक मिलेगा। इसी कारण मैं सोजत और पतीरा ब्रीड में काम करना चालू किया हूँ। कितनी गोट से शुरू किया था? मैं लगभग किया हूँ टोटल 110 गोट से। 110? हाँ, जिसमें से 10 मेरा ब्रीडर था और 100 बकरियाँ। 100 बकरियों पे 10 ब्रीडर? हाँ। कुछ ज़्यादा नहीं है? नहीं, 2 बकरी के पीछे एक ब्रीडर, 10 बकरी के पीछे एक ब्रीडर था। अच्छा, ये तो रेशो मैं, लेकर चल हाँ, रहा है। मैं क्या है ऐसा रेशियो लेकर चला था 10+1 के तरह से। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, आपका ये फार्म है, कितने एरिया में फार्म है और शेड क्या साइज क्या है? अब मेरा फार्म 1 एकड़ 30 डिसमिल में बना हुआ है। जी। और मेरा सेट का जो कंस्ट्रक्शन हुआ है, जो 100 लंबा है और 36 चौड़ा है। जी। खर्चा कितना आया था शेड बनाने? शेड बनाने में मुझे लगभग 3.5 लाख के आसपास में लागत में हो गई थी। ये जो आपका मॉडल है, ये मैं देख रहा हूँ आपकी बकरियाँ जंगल भी जाती हैं चरने के लिए, ठीक है? तो ग्रेजिंग भी कर रहे हैं आप। और स्टॉल फीडिंग में क्या देते हैं आप इनको? मैं स्टॉल फीडिंग में 3 महीने स्टॉल फीडिंग दे देता हूँ। जैसे कि बारिश का मौसम हुआ, जी। बारिश के मौसम हुआ इसलिए स्टॉल फीडिंग देता हूँ, क्योंकि ग्रेजिंग में रखेंगे जी। कहीं प्रोटोजोअल डिसीज हो जाएगा, कहीं और कोई डिसीज हो जाएगा। इसी कारण मैं 3 महीना अपना बरसात के समय में स्टॉल फीडिंग में मैं देता हूँ मक्का देता हूँ, चोकर देता हूँ, सोयाबीन की खली देता हूँ, अपना कपास का खली देता हूँ, सरसों की खली, और एक पूरा मिक्सचर, मिनरल मिक्सचर दिया हूँ, ईस्ट पाउडर दे रहा हूँ, नमक दे रहा हूँ। उसको पूरा मिक्सचर बनाकर दलिया के रूप में फिर उसको मैं सुबह एक बकरी को लगभग 250 से 300 ग्राम पर डे चला जाता है एक बॉडी के हिसाब से। और प्रेग्नेंट एनिमल जो है उसको मैं 300 से 350 के बीच में ग्राम में देता हूँ। और ब्रीडर को 400 ग्राम से 500 ग्राम के बीच में उसको फीड दे रहा हूँ। एनिमल हस्बेंड्री में पढ़ाई का आप खूब फ़ायदा उठा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि क्या रेशो में हमें देना है। अच्छा, किडिंग कैसी है इसकी सोजत पर? किडिंग तो बहुत सुंदर है, एकदम खूबसूरत है। किडिंग का जो बत आ रहा है वो लगभग उसका वेट ही बहुत अच्छा रहा है, 2.5 से 3 kg आ रहा है मेरे पे। और दूध कैसा है? दूध भी बहुत अच्छा रहा है, 2 से 2.5 लीटर जी एक एवरेज के हिसाब से आ रहा है मेरे यहाँ। जी। जी। अच्छा, आप इनको 3 महीने स्टॉल फीडिंग पर रखते हैं, बाकी ग्रेजिंग कराते हैं। जब ग्रेजिंग करके आई हैं, अभी आप कुछ दाना डाल रहे थे, क्या डाल रहे हैं आज? अभी मैं ग्रेजिंग करवाने के बाद फॉर्म में लाया। फॉर्म लाने के बाद पहले तो उसको पानी दिया हूँ, पानी में थोड़ा सा नमक डालकर पानी पिला लिया। पानी पिलाने के बाद अभी उसको डाला हूँ चने का भूसा, अरहर का भूसा और तिंवरा का भूसा। ये मिक्स है, सूखा ड्राई
फोडर है उसको मैं डाल दिया हूँ। जी। अभी मस्त जिसको खाना है वो खा लेगी, पानी पीना, फिर अपना रेस्ट करेगी। शेड में कितने बजे बंद करते हैं? शेड में मैं 6 बजे इसको बंद कर देता शाम हूँ, को 6 शाम को 6 बजे बंद कर देता हूँ। सर्दी का मौसम है। हाँ कोई विशेष प्रिकॉशन करते हैं उसमें? हाँ, सर्दी के मौसम में मैं सबसे पहले तो शेड का टेम्परेचर बहुत मेंटेन रखता हूँ, क्योंकि अब बकरियाँ ऐसी है, बकरी के शेड में एक तो मीथेन गैस बनेगा, आपको अमोनिया गैस बनेगा। बकरियाँ बाहर निकली, मेरा फर्श पूरा सूखा है कि नहीं सूखा है, इसको पूरा एक बार विजिट कर लेता हूँ, देखता हूँ खिड़कियों पे कहीं पे अपना बाहर दाना डाला हूँ वो कहीं गिरा हो उसको ऊपर उठा देता हूँ जिससे हवा पास हो जाए। बकरियों का जितना आप देख रेख करोगे आपको उतना ही बेनिफिट मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। खासकर बच्चों को, बच्चों में निमोनिया ऐसा पकड़ेगा कि आप समझ नहीं पाओगे। सेट का टेम्परेचर मेंटेन रखिए, मेंटेन रखने के बाद आप देखिए कि आप एक खड़ा हो जाइए शेड में, हम खड़ा हुए शेड में, हमारे स्किन में ठंड लग रहा है बिल्कुल, बिल्कुल। तो बकरियों को ठंड लगेगा। बिल्कुल सही बात है। अब हमें ठंड नहीं लग रहा है तो बकरियों को ठंड नहीं, नॉर्मल सी टेम्परेचर। बिल्कुल बिल्कुल। इसी कारण आप टेम्परेचर मेंटेन कीजिए, फिर आपको मोटिलिटी भी नहीं होगा, आपकी बकरियां स्वस्थ रहेगी ठंड में और अच्छी ग्रोथ में रहेगी। जब आप लाए थे काफ़ी डिस्टेंस तय किया, कोई स्ट्रेस में आके कोई बीमारी तो नहीं आई उस समय? उस समय बीमारी तो नहीं आया था, पर 20 दिन बाद 20 दिन बाद मेरे यहाँ PPR का प्रकोप बहुत तेज़ी से दिखने चालू हो गया। मैं देखा, दूर से हुआ ट्रेवल, वहाँ से लाया, 15 दिन तो बहुत अच्छे थे। यहाँ आने के बाद अब एनवायरनमेंट चेंज हुआ, वहाँ का वेदर अलग, यहाँ का वेदर अलग। लाया 20 दिन के बाद कुछ में सिम्टम दिखने चालू हुआ। जैसा सिम्टम दिखते गया मैं उसको क्वारंटाइन करते गया। मुझे समझ आया कौन हेल्दी हो रही है, कौन बीमार पड़ी है, उसको फिर मैं छटनी चालू किया। छटनी चालू करने के बाद हेल्दी एनिमल को अलग रखा, बीमार को, सिक एनिमल को अलग रख दिया। इससे मेरा एक अच्छा फायदा हुआ कि जितना मेरे यहाँ PPR आना था उतना नहीं आ पाया, बचा लिया क्योंकि जानकारी थी कहीं ना कहीं, आपको पढ़े हुए थे वो, पढ़े हुआ था मैं उसमें सब्जेक्ट में पढ़ा था तो इसी कारण मैं क्वारंटाइन किया। तो लगभग मैं 80% बकरियों को मैं अच्छा क्वारंटाइन करके बचा लिया, जिससे मोटिलिटी हुई। मोटिलिटी हुआ है 10 बकरियों की हुआ है। मतलब आपने भी झेली परेशानी? हाँ, मैं भी झेला हूँ परेशानी, क्योंकि PPR ऐसा चीज़ है, हम देखते हुए देख लिए तो कम मोटिलिटी हुआ, समझ लिए तो, यदि हम उस चीज़ का जानकारी नहीं रहता, उस चीज़ का हमें जानकारी नहीं तो हमारा बकरियां लगभग 50% मोटिलिटी हो जाता PPR में, क्योंकि हमें उसका जानकारी नहीं रहता। अभी टाइमली वैक्सीनेशन कर रहे हैं? हाँ, मैं टाइमली वैक्सीनेशन कर रहा हूँ, ET का भी कर रहा हूँ, PPR कर रहा हूँ, TT भी लगा रहा हूँ, FMD भी लगा रहा हूँ, प्रॉपरली डिवॉर्मिंग भी कर रहा हूँ। डिवॉर्मिंग से याद आया, डिवॉर्मिंग में खासकर करने के बाद भी वॉर्म्स जाते नहीं हैं, आप क्या करते हैं उसके लिए? देखिए, मैं सबसे पहले तो मेरे सभी फार्मर को एक चीज़ बता दूं कि आप डिवॉर्मिंग कर रहे हो आप एक ही दवा से लगातार मत करो, पहला। दूसरा, आप डिवॉर्मिंग कर रहे हो 10 दिन के बाद उसको बूस्टर डिवॉर्मिंग और कीजिए, मतलब फिर से एक डोज रिपीट कीजिए दूसरे मेडिसिन से, उसी से मत। इसका एक कारण है, पहला है कि आप डिवॉर्मिंग किए तो जिसना वर्म है, टैप हो, रिंग हो, निकल गया, उसके एग अंदर में लार्वा एग रहता ही है और वो डेवलप हो जाएगा, फिर वो 10 दिन के बाद डेवलप हो जाएगा। फिर वो फार्मर हम सोचते अरे मेरा बकरियां ग्रोथ नहीं कर रही है, डिसीज आ रहा है, मैं डिवॉर्मिंग दे रहा हूँ, उसके बाद भी वैक्सीनेट कर रहा हूँ भी, पर हम वैक्सीनेट को कर रहे हैं पर हम उसको बूस्टर डोज नहीं दे रहे हैं। 10 दिन में हम बूस्टर दिए बूस्टर, उसके बाद वो पूरे एग बाहर, हमारी एनिमल पूरी स्वस्थ। आपने वर्कर कितने रखे हुए हैं? मैं वर्कर रखा हूँ, अभी 1 रखा हूँ वही ग्रेजिंग करा? हाँ, ग्रेजिंग करा कर लाता है और ग्रेजिंग कराने के बाद लाकर मैं ग्रेजिंग सुबह 11 बजे से 3 बजे भेजता हूँ। ग्रेजिंग करने के बाद आते हैं, थोड़ा सा सूखा चारा दे देता हूँ, देने के बाद रात में 7 से 8 बजे के बीच में इसको दाना डालता हूँ। ओवरऑल आपको ये सोजत जो ब्रीड पे काम कर रहे हैं कैसा लगा, ये सारा जो आप काम कर रहे हैं? मुझे तो बहुत अच्छा लगा।
और इसका जानकारी थोड़ा आप ले लीजिए। जो नया फार्मर जो करना चाह रहे हैं फार्मिंग, जी पहले आपको उसको अच्छे से ट्रेनिंग ले लीजिए। जो कौन से ब्रीड में आप काम करना चाह रहे हैं, जी आप उसको एक सेलेक्ट कीजिए। जी कभी भी मिक्स ब्रीड में मत जाइए। जी एक ही ब्रीड में आप काम कीजिए, आपको बेनिफिट अभी नहीं तो 8 महीने बाद दिखेगा। जी आप बोलोगे नहीं अब भी लाया और अभी मुझे इनकम देगा, वैसा नहीं। उसमें सब्र का काम जरूरी है, जी तभी आप अच्छे फार्मर और अच्छे एनिमल सेल आउट कर सकते हो। आप राजस्थान से लाए और यहाँ पे आपने सेल की, प्रॉफिट कमाया होगा। हाँ, मैं राजस्थान से लाया और उसके बाद थोड़ा सा ट्रेडिंग का भी काम चालू करूंगा करके सोच रहा था। जी तो उसी समय मुझे ऑर्डर आया, जी मुझे 30 बकरियां चाहिए। जी मैं जैसे राजस्थान से लाया, उसको मेरे फार्म से उठाकर मैं उसको दे दिया। मतलब बिजनेस भी साथ बिजनेस में साथ भी शुरू कर लिया। जी दर्शकों, जोगेंद्र जी ने आपको सोजत बकरी के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी। यहाँ पर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। इन्होंने कहा कि ट्रेनिंग लें, इसमें सबसे बड़ा फंडा है, पहले आप जानकारी फार्म 2-4 विजिट करें, ट्रेनिंग लें तो बहुत अच्छी बात है। CIRG मथुरा से सरकारी ट्रेनिंग होती है, उसमें आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। जब आपका नंबर आता है तो आपको वो बुलाते हैं, वहाँ पर साल भर में 4 बैच होते हैं। ट्रेनिंग लेने के बाद में उसके हिसाब से आपने अपना शेड बनाना है, उसके बाद में आपने इसका चारे का इंतजाम करना है, उसके बाद बकरी लानी है। और जैसा कि इन्होंने बताया कि आप हमेशा सिंगल ब्रीड चूज करनी है, आपको मल्टीपल ब्रीड पे नहीं जाना है, क्योंकि हर ब्रीड का अलग अलग नेचर होता है। अगर आप मल्टीपल ब्रीड पे जाएंगे आपको लगेगा, क्योंकि जानकारी नहीं है जब भी आप मल्टीपल ब्रीड कर रहे हैं। यदि आपको अच्छी तरह से जानकारी हो जाएगी, आप कभी भी मल्टीपल ब्रीड पे काम नहीं करेंगे, क्योंकि मल्टीपल ब्रीड परेशानियां लाती है। आपका नाम जो बनेगा वो एक ब्रीड से ही बनेगा। आशा करता हूँ आपको उनके द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलेंगे जल्दी एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।